नमस्कार साथियों स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे बेसिक्स ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस। ये 20वां लेक्चर है इस पर्टिकुलर किताब का, इस पर्टिकुलर कोर्स का। हम लोग रीजनल एस्पिरेशंस के अंदर जो एग्जाम्पल्स दे रखी हैं नॉर्थ ईस्ट की, जम्मू कश्मीर की, पंजाब की, वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर अपने चैप्टर को देखोगे, बुक में जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें इन एग्जाम्पल्स से पहले, यानी सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर नॉर्थ ईस्ट, इनसे पहले थोड़ी सी थ्योरी दे रखी है और इन टॉपिक्स को करने के बाद भी थोड़ी सी थ्योरी दे रखी है। ये जो पहले और बाद की थ्योरी है, मैंने इन दोनों थ्योरीज को इस पर्टिकुलर लेक्चर में मर्ज कर दिया है। यानी कि जो चैप्टर है उसका थ्योरेटिकल पार्ट मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा और जो उसकी एग्जाम्पल्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और पंजाब की एग्जाम्पल्स हैं, वो हम प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं ये मानता हूं कि आप इस वीडियो तक आए हैं तो शायद आप नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, पंजाब के वीडियोस को बहुत थॉरोली पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, तब आप इस वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा पोर्शन वो भी है जो बुक में इन एग्जाम्पल्स से पहले दे रखा है। मैंने जब इस पूरे चैप्टर को पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले इस चैप्टर की एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेना चाहिए और उसके बाद बेसिक्स ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस के ऊपर वीडियो में डिस्कस करना चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर सारी की सारी थ्योरी जो है वो मर्ज करके मैंने यहां पर डाली हुई है। ये पर्टिकुलर जो वीडियो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी शायद उतना ज्यादा इफेक्टिव ना हो जितने की वो एग्जाम्पल्स है। उन एग्जाम्पल्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी पार्ट में से थोड़े क्वेश्चंस कम आते हैं, बट यहां पर हमारे को एक मौका मिलेगा कि हमने जो चीजें पढ़ रखी हैं उसको समझने का, उसको रिवाइज करने का और ये देखने का कि क्या हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली चैप्टर को समझ पाए हैं या नहीं। तो आइए हम लोग ये वाला वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस, यानी रीजनल एस्पिरेशंस का मतलब, उसका इंट्रोडक्शन, उसका हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर इम्पैक्ट, पूरी दुनिया के अंदर रीजनल एस्पिरेशंस को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, इसका मतलब, और ऐसी बहुत सारी तमाम चीजों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि रीजनल एस्पिरेशंस आखिर क्या चीज है और क्यों इस चैप्टर को हमारी बुक में इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले तो आपको यह समझ में आएगा कि 1980 का जो दशक था वो रीजनल एस्पिरेशंस का एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट तो मैं नहीं कहूंगा, उससे पहले भी बहुत सारी लड़ाइयां थी, लेकिन इस टाइम पर मैच्योरिटी बढ़ने लगी थी। रीजनल एस्पिरेशंस को एक अच्छी नजर से देखा जाने लगा था और इस समय में हम लोगों ने देखा कि रीजनल एस्पिरेशंस के नाम पर बहुत सारे वॉयलेंस हमारे को देखने को मिले, जिनके एग्जाम्पल्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रीजनल एस्पिरेशंस ज्यादातर जो थे वो ऑटोनॉमी को लेकर थे कि हमारे को हमारे हिसाब से आजादी चाहिए। आपने अपने पूरे देश का एक संविधान लिख दिया, अंबेडकर साहब ने एक संविधान लिख दिया, अपनी समझ से संविधान लिख दिया, बट क्या सारे हिंदुस्तान में समान रूप के लॉज इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं? लोगों का यह मानना था कि नहीं, हमारी कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, लैंग्वेज अलग है, एथनिसिटी अलग है, तो इस हिसाब से हमारे ऊपर लगने वाले कानून जो हैं उनमें थोड़ा सा मतभेद, थोड़ा सा भेदभाव, थोड़ी सी स्पेशल कंडीशंस उसको हमें करने की जरूरत है, ऐसा उनकी डिमांड्स थी। तो 1980s का जो दौर था, ये आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा है। 1980s के दौर के अंदर जम्मू कश्मीर जला, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, कश्मीरियत की बात हो रही थी। पंजाब के अंदर भी अलग कंट्री, खालिस्तान बनाने की डिमांड्स बहुत तेज थी, वहां पर भी कुछ गुट ऐसे थे। नॉर्थ ईस्ट के अंदर यही 1980s का दौर था जब कई स्टेट्स जो हैं वो अलग कंट्री डिमांड कर रही थी। जैसे कि हम लोग नागालैंड की बात करते हैं या हम लोग मिजोरम की बात करते हैं, इस टाइम पर वहां पर भी प्रॉब्लम्स चल रही थी। वो लोग भी ऑटोनॉमी और सिसेशनिज्म की डिमांड कर रहे थे।
तो ऐसे ऐसी परिस्थितियों में 1980s के दौर के अंदर क्या हो रहा था, आर्म्ड स्ट्रगल्स थी, बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा था, इंसर्जेंसी थी, वायलेंट ग्रुप्स बने हुए थे, जो आपस में भी सिविल वॉर भी लड़ रहे थे, जो आपस में सिविल वॉर में भी इन्वॉल्व थे, और कई ऐसे ग्रुप्स भारत सरकार के साथ भी लड़ाइयां कर रहे थे। भारत सरकार उनको रोकने के लिए रिप्रेशंस का सहारा ले रही थी, उनके ऊपर गोलियां दाग रही थी, गोलियां चला रही थी, उनको दबाने की कोशिश कर रही थी। ऐसी भी बहुत सारी एग्जांपल्स देखने को मिली। और ऐसे समय में पॉलिटिकल और इलेक्टोरल प्रोसेस, जो पॉलिटिक्स का प्रोसेस है और इलेक्शंस का प्रोसेस है, वो काफी दबता हुआ नजर आ रहा था हमारे को 1980 के दौर में। काफी सारी स्ट्रगल्स बड़ी लंबी चली हैं, बहुत लंबी लड़ाइयां हुई हैं, और लेकिन वो सभी लड़ाइयां किसी ना किसी तरीके का सेटलमेंट, किसी ना किसी तरीके का अकॉर्ड साइन करने के बाद खत्म हुई है। राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने स्टूडेंट्स यूनियन के साथ राजीव गांधी का अकॉर्ड देखा, हम लोगों ने मिजोरम का अकॉर्ड देखा, ये सारे अकॉर्ड्स साइन किए गए। जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। यानी कि लंबी लंबी लड़ाइयां, आर्म्ड स्ट्रगल, दोनों पार्टीज खूब जान लगाकर लड़ रही हैं, और अंततः जो डिस्कशन हुआ वो टेबल पर बैठकर हुआ। कोई ऊपर नहीं था, कोई नीचे नहीं था, दोनों बराबरी पर बैठे, दोनों ने एक दूसरे की परेशानियां समझी, एक अकॉर्ड साइन किया, और उससे उस लड़ाई का निवारण हुआ, उससे उस लड़ाई का निपटारा हुआ। और सबसे बड़ी बात, ये सारे के सारे अकॉर्ड जो थे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर थे। हमारे संविधान का कोई ना कोई आर्टिकल ऐसा जरूर था जो उस अकॉर्ड को सपोर्ट करता था। उस अकॉर्ड के लिए हमें संविधान को ज्यादा बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। बट जर्नीज टू अकॉर्ड्स वर टमल्टस एंड वायलेंट। लेकिन इन अकॉर्ड्स तक पहुंचने का जो रास्ता था वो बड़ा पेनफुल था, उस पर बहुत वायलेंस था, हजारों लाशें बिछी हुई थी, तब जाकर इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकल पाए। भारत की अप्रोच क्या रही है डाइवर्सिटी को लेकर? ये जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है? इसका बेस है डाइवर्सिटी। इसका बेस है डाइवर्सिटी, लोगों के अंदर अलग अलग तरीके की, लोगों में भाषाओं का लोग भाषाएं अलग अलग फॉलो करते हैं, कल्चर फॉलो करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं। आप इसको ये कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर भी तो हो सकता है, उसको कम्युनलिज्म कहा जाता है, या जाति के आधार पर भी तो डिफरेंसेस है, उसे कास्टिज्म कहा जाता है। क्या इनके आधार पर भी तो डिफरेंसेस होते हैं? होते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बंगाली मुस्लिम और बंगाली हिंदू में ज्यादा डिफरेंस है, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, या बंगाली हिंदू और हरियाणा का हिंदू या उत्तर प्रदेश का हिंदू, इनमें ज्यादा डिफरेंस है? आप देखेंगे कि बंगाली हिंदू और बंगाली मुस्लिम में कम फर्क है, लेकिन बंगाली हिंदू और यूपी का हिंदू, या बंगाली हिंदू या तमिल का हिंदू, इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है। तो रीजन के हिसाब से डिफरेंसेस जो हैं वो ज्यादा बड़े माने जाते हैं। तो रीजन के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरे रीजन में ये खास बात है, मुझे इस तरह के लॉज चाहिए, तो शायद वो उतना गलत नहीं होगा। दुनिया के बहुत सारे देशों के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसको गलत माना जाता है, और डाइवर्सिटी को दबाकर एक कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश की जाती है। एक एग्जांपल हमारे पड़ोस में चाइना है। चाइना के अंदर अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं किया जाता, वो उसको ठीक नहीं मानते, लेकिन भारत के अंदर डाइवर्सिटी की इज्जत की जाती है, रिस्पेक्ट की जाती है, और हम बड़े गर्व से कहते हैं, अरे एक हिंदुस्तान के अंदर पता नहीं कितने देश आपको देखने को मिलते हैं। तो इस चीज के अंदर हम लोग जहां रिस्पेक्ट फील करते हैं, वहां जरूरी नहीं है कि दुनिया के बहुत सारे देश उस चीजों को, उन चीजों को रिस्पेक्टफुली देख सके। तो इंडिया की अप्रोच डाइवर्सिटी को लेकर क्या रही है? इंडिया ने कभी भी ऐसे रीजन्स को, उन डाइवर्स रीजन्स को और उनके कल्चर्स को कभी भी दबाने की कोशिश नहीं की, और हमने उनको कभी भी उनके राइट्स को डिनाई नहीं किया। हमने कहा कि आप अपने रीजन को, आप अपने कल्चर को रिटेन कर सकते हो, आप अपने कल्चर को रिटेन कर सकते हो। हमारे लिए, देश के लिए आपको अपने कल्चर
को बदलने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने एम्फेसाइज किया यूनाइटेड सोशल लाइफ पे विदाउट लूजिंग डिस्टिंक्टिवनेस। हम लोगों ने कहा कि आप अपने डिस्टिंक्टिवनेस को लूज मत करिए, जैसे हैं वैसे रहिए। इंडियन नेशनलिज्म टू बैलेंस प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। बहुत सारे देशों के अंदर ये माना जाता है कि नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि एक जैसे लोग रहेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की मानसिकता क्या थी कि ये देश केवल जर्मन्स के लिए है। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, ये जो ज्यूज हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश की ऐसी सोच नहीं है। हमारे यहाँ नेशनलिज्म का मतलब ये है कि मेरे देश में अगर ज्यूज रहते हैं, अगर पारसी रहते हैं, अगर सिख रहते हैं, अगर बंगाली रहते हैं, अगर आंध्र प्रदेश के लोग रहते हैं, तो सबके सब मिलजुल कर रह सकते हैं। और अपनी यूनिटी, हम इसी चीज को अपनी यूनिटी मानते हैं कि हमारी डाइवर्सिटी जो है वो बरकरार रहे। हम लोग एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां पर जो डाइवर्सिटी है उसको दबाकर एक कल्चर को, मोनो कल्चर को प्रमोट करने के बजाय उन सब का की इज्जत करें। ये चीज दुनिया के बहुत कम देशों में, इवन यूरोप जैसी एडवांस्ड इकोनॉमीज में भी हमारे को कई ऐसे देश मिलेंगे जहां पर दबाने की कोशिश की जाती है, जहां पर मोनोकल्चर को प्रमोट किया जाता है। जैसे कि जर्मनी एक एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा। मच डिफरेंट फ्रॉम मैनी यूरोपियन कंट्रीज। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज से हम लोग बिल्कुल अलग हैं, जहां पर कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस को थ्रेट माना जाता है देश के लिए, जहां पर अलग अलग कम्युनिटीज का होना देश के लिए थ्रेट माना जाता है। भारत ऐसा नहीं है। भारत की जो एडॉप्शन ऑफ डेमोक्रेटिक अप्रोच है वो इस बात को इंश्योर करती है कि कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस रहे, यानी कि हमारे देश के अंदर हम लोग डेमोक्रेटिक अप्रोच अडॉप्ट करते हैं ताकि कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस को बढ़ावा मिल सके, उनको भी प्रमोट किया जा सके। डजंट लुक पॉलिटिकली रीजनल एस्पिरेशंस एज एंटी नेशनल। हमारे देश में ये जो अलग अलग रीजन से अलग अलग पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है, इसको हम लोग एंटी नेशनल होकर नहीं देखते, इनको हम लोग गलत भावना से, दुर्भावना से नहीं देखते हैं। इंडियन अप्रोच टू डाइवर्सिटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे यहाँ की जो पार्टीज हैं, हमारे यहाँ के जो ग्रुप्स बने हुए हैं, सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स, इनको हम लोग प्रमोट करते हैं कि रीजनल आइडेंटिटी और एस्पिरेशंस को एड्रेस करें। हम लोग ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को जो रीजनल लेवल पर उठती हैं, हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम ये चाहते हैं कि वो अपने एरियाज की प्रॉब्लम्स को हमारे समक्ष रखें, सेंटर के सामने रखें, पार्लियामेंट के सामने रखें। लद्दाख से व्यक्ति आए और बताएं पार्लियामेंट को कि उनकी एस्पिरेशंस क्या है, वो देश के लिए क्या कर सकते हैं और देश उनके लिए क्या कर सकता है। हम ये नहीं कहते कि लद्दाख से या नॉर्थ ईस्ट से आने वाला व्यक्ति जो है, हम उसको ये समझाने की कोशिश करें कि जाओ और वहां जाकर लोगों के कल्चर्स को दबाने की कोशिश करो और उनको ये कहो कि पूरे भारत में एक ही कल्चर चलेगा। इस तरह की राजनीति हमारे देश में नहीं की जाती है। रीजनल एस्पिरेशंस दस गेट स्ट्रेंथन्ड, जिससे क्या होता है कि हमारे देश में जो रीजनल एस्पिरेशंस है वो और ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। इससे क्या होता है, अलाउज रीजनल इश्यूज टू गेट एड्रेस्ड एंड एकोमोडेटेड। तो इससे जो रीजनल इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स है लोगों की, वो हमारी नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में और पॉलिसीज के अंदर रिफ्लेक्ट करती है और जिस वजह से हम उनकी इन प्रॉब्लम्स का, इन इश्यूज का रिजोल्यूशन निकाल पाते हैं। मे लीड टू टेंशंस एंड प्रॉब्लम्स। ऐसी बात नहीं है कि सारा कुछ बढ़िया बढ़िया सब्ज बाग दिख रहे हो आपको कि हाँ कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस को हम इतना प्रमोट कर रहे हैं तो सब बढ़िया होगा। इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स और टेंशन भी आती हैं पार्लियामेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने वो टेंशंस आती हैं, वो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो टेंशन के अंदर गवर्नमेंट को कई बार ऐसी फीलिंग भी होती है कि यार क्या मजाक है, क्यों ये लोग ऐसी छोटी छोटी बात पे लड़ रहे हैं, क्यों ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारे एरिया को अलग कर दिया जाए, अलग स्टेट बना दिया जाए, ये लोग मिलकर क्यों नहीं रह सकते हैं, इन लोगों को अलग ही क्यों रहना है, अलग स्टेट क्यों बनानी है। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट के दिमाग में ये सवाल आते हैं, टेंशन्स आती हैं। उनकी टेंशन का एक सबसे बड़ा रीजन है नेशनल यूनिटी,
कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि नेशनल यूनिटी को थ्रेट होगा इस तरह की अप्रोच से। आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि जहां पर लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को बनाने का प्रॉमिस पहले कांग्रेस ने किया था, लेकिन नेहरू जो है बाद में एप्रीहेंसिव थे और स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर बनाना नहीं चाहते थे। उनको मजबूरी में स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर बनाना पड़ा। नेहरू ये समझते थे, किसी जमाने में नेहरू ये समझते थे कि अगर देश को हमने भाषाओं के आधार पर बांटा तो ऐसा हो सकता है कि देश के कई टुकड़े हो जाएं। जैसे हम लोगों ने पहले भी एग्जाम्पल डिस्कस किया था, यूरोप के अंदर स्पेनिश बोलने वाले स्पेन बनाते हैं, उसके बिल्कुल नजदीक पुर्तगाली बोलने वाले पुर्तगाल बनाते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर फ्रेंच बोलने वाले फ्रांस बनाते हैं, जर्मन बोलने वाले जर्मनी बनाते हैं, इटली बोलने वाले इटालियन बोलने वाले इटली बनाते हैं। तो भारत में भी ये खतरा हो सकता है। बट नेहरू बड़े खुश हुए ये देखकर, 2-4 साल के बाद स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड करने के बाद नेहरू के अंदर से बात आई होगी, नहीं मैं गलत था, रीजनल एस्पिरेशंस उतनी बुरी नहीं होती हैं। लोग अगर लैंग्वेज के आधार पर डिमांड कर रहे हैं तो ये जेन्युइन डिमांड थी और उनको भी ये समझ आया और देश में जो नेशनलिज्म था वो बढ़ा, कम नहीं हुआ। तो हमारे राजनेता शुरू में नेशनल यूनिटी की चिंता कर रहे थे कि यार सबको, अगर हम लोग इस तरीके से कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस को इतना ज्यादा प्रमोट करते रहेंगे, हर एक की बात सुनते रहेंगे, तो क्या ये नेशनल यूनिटी के लिए खतरा नहीं है? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग रीजनल नीड्स की बात करते करते रहे नेशनल यूनिटी का कंसर्न रेज कर दें? और इसका उल्टा भी हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेशनल यूनिटी के नाम पर हम लोग रीजनल नीड्स का नुकसान कर दें? तो बहुत सोच समझकर, एक बहुत दो धारी तलवार है कि रीजनल नीड्स को प्रेफरेंस देनी है या नेशनल यूनिटी को प्रेफरेंस देनी है, और क्या ऐसा करें कि ये दोनों चीजों के बीच में हम लोग एक सामंजस्य बिठा सके, इन दोनों को लेकर हम लोग साथ साथ चल सके। इस तरह के इश्यूज बाकी कंट्रीज जहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है वहां पर भी बहुत कॉमन है, इस तरह के इश्यूज उन कंट्रीज में भी बहुत कॉमन है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे कुछ एक कंट्रीज जहां पर इस तरह के इश्यूज आए। एरियाज ऑफ टेंशन कौन कौन से हैं? आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। पार्टीशन हुआ, हम लोग आजाद हुए, साथ के साथ पार्टीशन हो गया। पार्टीशन के बाद बहुत भयानक डिस्प्लेसमेंट हुआ, करोड़ों लोग इधर से उधर गए और लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, इतनी भारी समस्याएं हमारे को देखने को मिली। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा जटिल चैलेंज था, जो हमारे देश की लीडरशिप ने अंग्रेजों के साथ मिलकर बड़े प्यार से एक स्मूथ ट्रांजिशन को हम लोगों ने देखा, कैरी फॉरवर्ड किया। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, 565 रियासतों को हमने भारत में मिलाया, और फिर उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को भी हम लोगों ने अंडरटेक किया। उसके बाद 1953 के अंदर पोटी श्री रामुलु ने आंध्र प्रदेश को सेपरेट स्टेट बनाया, तो पिटारा खुल गया, जिन बाहर निकल आया, और हमारे को लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनानी पड़ी। हम लोगों को डर था कि ये जो स्टेट्स बनेंगी, जैसे हमने अभी बात करी, ये स्टेट्स बनेंगी तो नेशनल यूनिटी को खतरा होगा, पर ऐसा कोई खतरा हमारे को फेस करने को नहीं मिला, और हमारा वो जो डिसीजन था वो परफेक्ट था। इस दौर में, इस जमाने में जब ये लड़ाइयां चल रही थी, जब पार्टीशन का दौर था, डिस्प्लेसमेंट का जो दौर था, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स चल रहा था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स चल रहा था, तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े ऑब्जर्वर्स, जो बहुत बड़े बड़े देशों के अंदर बहुत लंबे टाइम से पॉलिटिक्स पढ़ा रहे थे, लोगों की एस्पिरेशन समझ रहे थे, उन लोगों का तो यहां तक कहना था कि इंडिया को फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ये कंट्री सॉर्ट आउट कर ही नहीं सकता। उनको उन्होंने प्रिडिक्ट किया था इंडिया का फेलियर, इंडिया का फ्यूचर जो है वो फेल होना, ये उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। हम लोगों ने देखा काफी हद तक उनकी बातें इतनी ज्यादा शायद गलत नहीं थी। प्रॉब्लम्स ऑफ कश्मीर आई, कश्मीरियत की समस्या, लोग अलग कंट्री डिमांड कर रहे हैं। नागालैंड, मिजोरम, द्रविड़ मूवमेंट, ये तीनों अलग देश बनाना चाह रहे थे, नागालैंड, मिजोरम और द्रविड़ साउथ में, और कश्मीर
कश्मीर के अंदर लोगों की एस्पिरेशंस थी, वो अपने तरीके से जीना चाह रहे थे, वो कश्मीरियत के तरीके से जीना चाह रहे थे। मास एजिटेशंस हुई स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश में मास एजिटेशन हुई, आंध्र प्रदेश को मद्रास से काट के अलग स्टेट बनाना पड़ा। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात बहुत जले। किस लिए? लिंग्विस्टिक स्टेट्स के लिए, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनाने के लिए। ये कहानियां हमने हमने पढ़ा है। महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर लंबी लड़ाइयां लड़ी गई। 1960 के अंदर इस लड़ाई का निवारण हुआ जब महाराष्ट्र और गुजरात, दो स्टेट्स को बॉम्बे प्रोविंस में से अलग किया गया। उससे पहले बहुत वायलेंस हुआ, बहुत सारे बिजनेसमैन को, गुजराती बिजनेसमैन को महाराष्ट्र के अंदर मारा गया। वैसी प्रॉब्लम्स उस जगह ने फेस की, उस मुंबई ने फेस की, जहां पर बहुत सारे गुजराती बिजनेसमैन का कत्ल किया गया, इसलिए कि वो वहां से छोड़कर चले जाएं। लेकिन आज गुजराती बिजनेसमैन मुंबई के अंदर है, वहां पर खुलकर बिजनेस कर रहा है, और बॉम्बे जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। तो इस तरह का सामंजस्य बिठाया गया, इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस की लैंग्वेज के आधार पर। तमिलनाडु के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे, तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हुए थे। वो कहते थे कि हम हिंदी कभी नहीं बोलेंगे और ना ही हिंदी को यहां रहने देंगे। जबकि नॉर्थ इंडिया ये कह रहा था, नॉर्थ इंडिया में प्रोटेस्ट ये चल रहे थे कि हिंदी को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई जाए। भारत के एक कोने में प्रोटेस्ट चल रहा है हिंदी के खिलाफ, और दूसरे पोर्शन के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्टिंग विचार नेशनल यूनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। लेकिन हमारे देश की सरकारों ने इसको बहुत टैक्टफुली, बड़े समझदारी से, नेगोशिएशंस से, एक दूसरे के दिल को समझते हुए, एक दूसरे की परेशानी को समझते हुए उन्होंने इसके सॉल्यूशंस निकाले। ये एरियाज ऑफ टेंशंस थे, इतने सारे एरियाज ऑफ टेंशन थे, और ये हमारी डाइवर्सिटी के लिए हमारी अप्रोच थी कि हम उनको रिकॉग्नाइज कर रहे थे। पंजाबी बोलने वाले लोग पंजाबी सूबा की डिमांड कर रहे थे, अलग स्टेट की डिमांड कर रहे थे। इनकी ये डिमांड 1966 में पूरी होती है, जब हिंदी स्पीकिंग एरियाज को या हरियाणवी स्पीकिंग एरियाज को उसमें से अलग किया गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीन स्टेट साल 2000 में बनाए गए। ये एडमिनिस्ट्रेटिवली एडमिनिस्ट्रेशन को सही करने के लिए इन स्टेट्स को बनाया गया था साल 2000 के अंदर। इन स्टेट्स की भी अपनी, इन एरियाज की कुछ डिमांड्स थी। हमें डेवलपमेंट को भी नजर में रखना था, हमने डेवलपमेंट को नजर में रखते हुए इन स्टेट्स को बनाया। तो हम ये कह सकते हैं कि रीजनल एस्पिरेशंस कीप ऑन चेंजिंग, केप्ट ऑन चेंजिंग द इंटरनल मैप। 1947 से लेकर आज 2026 तक रीजनल एस्पिरेशंस की वजह से हमारे देश का जो मैप है, जो नक्शा है, कई बार चेंज हुआ। आज अगर आप 1947 का मैप देखेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे। आउटलाइन को छोड़कर अंदर शायद कुछ भी मैच नहीं करता। आज 2026 और 1947 का जो मैप है, इंटरनली शायद कहीं पर भी मैच नहीं करता। डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स एंड एग्रीमेंट्स, ऑल प्रॉब्लम्स कुड नॉट बी रिजॉल्व फॉर ऑल टाइम्स। जब भी हम ये बात करते हैं तो हम शायद कहीं ना कहीं हम लोग नागालैंड की बात कर रहे हैं। हालांकि 90% सॉल्यूशन नागालैंड की प्रॉब्लम का हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स बाकी हैं। हम लोग शायद बात करते होंगे, कुछ कम्युनिटीज आपस में लड़ रही हैं मणिपुर की, शायद मणिपुर का हम लोग उतना इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए अभी तक भी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ एक एरियाज को अगर हम छोड़ दें तो लगभग बाकी हिंदुस्तान के अंदर हमने रीजनल एस्पिरेशंस की जो समस्याएं थी, जो इश्यूज थे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उसको काफी हद तक हमने रिजॉल्व किया है। तो आप ये मानिए कि ये वाला जो पोर्शन है यहां तक, ये आपकी बुक में, इस चैप्टर में उन एग्जाम्पल्स से पहले का पोर्शन है। जो एग्जाम्पल्स दी हुई है जम्मू कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट की, उन एग्जाम्पल्स से पहले ये वाला पोर्शन आपकी बुक में दिया हुआ है। और जब ये एग्जाम्पल्स खत्म हो जाती है तो जो कंक्लूडिंग पोर्शन है आपकी बुक का 1.5-2 पेज का, वो इसके बाद शुरू हो रहा है। तो वो क्या है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। एकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन कि किस तरीके से ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो इश्यूज है, ये जो चैलेंजेस है, ये जो प्रॉब्लम्स है, इनको किस तरीके से एकोमोडेट किया, और एकोमोडेट करने के बाद उन रीजन्स को भारत की राजनीति के अंदर किस प्रकार से हम लोगों ने इंटीग्रेट किया।
All cases show that even after 75 years, all issues are not resolved. अभी भी स्टेटहुड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑटोनॉमी और सेपरेशंस की डिमांड्स कभी ना कभी आ जाती हैं। कोई ना कोई जगह ऐसी है, कोई कोई हरित प्रदेश मांग रहा है, कोई यूपी के 4 पार्ट डिवाइड करने की बात कर रहा है, कोई विदर्भ को अलग से स्टेट बनाने की बात कर रहा है। और ऐसी-ऐसी बहुत सारी डिमांड्स, अभी भी स्टेटहुड की बहुत सारी डिमांड्स हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डिमांड्स हैं। यानी बहुत सारी स्टेट्स अब भी भारत में इस बात को इल्ज़ाम लगाती हैं कि सेंटर का रवैया ठीक नहीं है। हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं और बाकी स्टेट्स ग्रो करती जा रही हैं। बिहार हमेशा एक बात कहेगा कि तुम मुझे ज़्यादा पैसा नहीं देते, मैं डेवलप कैसे हूँ? और महाराष्ट्र हमेशा सेंटर को एक बात बोलेगा कि जितना टैक्स कलेक्ट करके हम तुम्हें देते हैं, तुम उतना पैसा हमें नहीं देते हो। तुम ये पैसा गरीब गरीब स्टेट्स में बाँट देते हो, जबकि हम पैसा इकट्ठा करते हैं। इस तरह के इश्यूज़, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी हमारे देश में हमारे को देखने को मिलते हैं। कई एरियाज़ में ऑटोनॉमी की डिमांड अभी भी उठती है कि हमारे को अपने रूल्स रेगुलेशंस, अपने हिसाब से जीने का तरीका हमें बनाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। और कभी-कभी तो कुछ ग्रुप्स आज भी ऐसे हैं जो अलग कंट्रीज़ की डिमांड करते हैं। उन्हें सेट करके रखना पड़ता है। उनकी डिमांड्स को, या उनके अंदर जो उठने वाले लोग हैं, जो वहाँ पर गलत लोग हैं, जो ज़बरदस्ती इन डिमांड्स को उठाते हैं, उन्हें कंट्रोल भी करना पड़ता है। और उनकी बात वो कहीं लोगों को बरगला ना दें, इसलिए लोगों को भी समझाना पड़ता है। तो ये सारे इश्यूज अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में चल रहे हैं। 1980 के दौर के बाद ये टेंशन्स जो हैं वो काफी बढ़ गई थी, और इनकी वजह से हमारी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसका बहुत टेस्ट हुआ। मतलब हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए, लेकिन थैंकफुली हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि कभी हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी का हनन नहीं हो पाया। 1975 की एक इमरजेंसी के बारे में आपने पढ़ा था, 2 साल की। उसके अलावा कभी भी हमारी डेमोक्रेसी को कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं हो पाया, हालांकि प्रॉब्लम्स डेमोक्रेसी में बहुत आई। लेसन्स कौन कौन से हम लोगों ने पढ़े? हम लोग जो ये पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने क्या क्या लेसन्स पढ़े? ये लेसन्स, यकीन मानिए आप स्टूडेंट्स हैं, आपको शायद उतनी जरूरत ना हो। पता नहीं क्यों दिल ये कहता है कि भारत के जितने नेता हैं, खास तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बैठी हैं, खास तौर पर आज की सरकारें, ये वो सरकारें, इस दौर के अंदर जो सरकारें काम कर रही हैं, ये वो सरकारें हैं जिन्होंने इन इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हमने इस रीजनल एस्पिरेशंस में पढ़ी हैं, वो बहुत कम देखी हैं। उन्होंने इनको एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो इसीलिए शायद उनकी माइंडसेट जो है आज के टाइम में, वो थोड़ी सी मोनोकल्चर की तरफ आ सकती हैं। तो राजनेताओं को यहाँ से सुनना चाहिए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने क्या सीखा है, हमारी पॉलिटिक्स ने अब तक क्या सीखा है। लेसन्स लर्न्ड, सबसे पहला लेसन ये है कि रीजनल एस्पिरेशंस आर अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ये जो अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग जगह के लोग अपनी डिमांड्स रखते हैं, वो जेन्युइन डिमांड्स हैं। वो कोई पागल नहीं है कि उनको झंडा लेकर आना है, उनको राजनीति करनी है, ऐसा नहीं है। उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनकी रीजनल एस्पिरेशंस है, इसलिए उनकी डिमांड्स को सुनना चाहिए। ये जो रीजनल इश्यूज है ना, ये कोई एब्रेशंस नहीं है, ये कोई ऑबनॉर्मलिटी नहीं है। अगर आप सेंटर में सत्ता में बैठे हुए अगर आपको ये लगता है कि ये जो लोग अपनी बात कर रहे हैं, ये जो रीजनल एस्पिरेशंस को उठा रहे हैं, ये लोग एबरेशन हैं, ये लोग एबनॉर्मल हैं, ये लोग पागल हैं, इन्हें कोई भड़का रहा है, इनके पीछे कोई विदेशी ताकत है, कोई एनजीओ लगा हुआ है, तो आपकी सोच पूरे तरीके से गलत है। उनको बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बदलने की जरूरत है। रीजनल एस्पिरेशंस छोटे छोटे देशों में भी हैं, आप तो फिर भी बहुत बड़े देश हो। यूके के अंदर वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इनका प्रॉब्लम चल रहा है। छोटा सा यूके है, उसके बाद भी समस्याएं हैं। पार्लियामेंट में इन पार्टियों के लोग बैठते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, वो कई बार तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि नेशनल यूनिटी को खतरा हो जाता है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि कोई बात नहीं,
ये जब देश चला रहे हो तो ऐसी-ऐसी बातें ज़रूर होती है। घरों के अंदर भी तो लड़ाइयाँ होती हैं। छोटा बेटा कभी ना कभी तो कह ही देता है, मैं भी घर छोड़कर चला जाऊँगा, अपना घर अलग बना लूँगा। तो इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप उसको कहो कि तू जाके दिखा, तेरे को मार-मार के तेरी टाँगें तोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। आपको उसको बिठाना होता है, उसे पूछना होता है, बेटा क्या समस्या है? अगर वो अपनी जेन्युइन तरीके से समस्या बताएगा और आप उसका निवारण करोगे, तो आप देखेंगे कि आपके घर की जड़ें मजबूत होएँगी। ऐसा ही स्पेन एक छोटा-सा देश है, वहाँ बास्क्स लोग जो हैं, वो अपनी डिमांड्स रखते हैं। श्रीलंका के अंदर तमिल तमिल लोग अपनी डिमांड्स रख रहे थे, श्रीलंका को प्रॉब्लम्स हो रही थी, हमने भी जाकर उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। तो इस तरीके से बहुत सारे एरियाज के अंदर बहुत सारी डिमांड्स हैं। इंडिया नीड्स टू एंगेज एंड डील विद रीजनल एस्पिरेशंस। सीख लीजिए, भारत से कहा जाता है कि सीख लीजिए रीजनल एस्पिरेशंस को डील कैसे करना है। हर एक को दबाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप देश को रन नहीं कर पाएंगे, खास तौर पर डाइवर्स कंट्री जैसे कि भारत। लेसन्स लर्न्ड में दूसरा लेसन क्या है? बेस्ट वे टू डील विद रीजनल एस्पिरेशन इज थ्रू डेमोक्रेटिक नेगोशिएशंस रादर देन सप्रेशन। दबाने की कोशिश मत करो, डेमोक्रेसी में उन लोगों को प्रमोट करो। उन लोगों को प्रमोट करो कि वो राजनीति की हिस्सेदारी में अपना सहयोग दें, अपनी भागीदारी दें, अपनी पार्टनरशिप दें। वो मिलकर आगे आए, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएं, अपने लोगों को इकट्ठा करें, लड़ने के लिए नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स का खुद सॉल्यूशन निकालने के लिए। यानी कि उनका डेमोक्रेसी के अंदर प्रमोशन होना जरूरी है, ताकि वो अपनी बात रख सकें और आप उनकी बात सुन सको। एग्जाम्पल्स है हमारे यहाँ, पंजाब है, शिरोमणि अकाली दल है, नॉर्थ ईस्ट है, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है किस तरीके से APHLC इन्होंने अपनी बातें रखी और डिवाइड किया स्टेट्स को, फिर स्टेट्स अलग अलग बनाई। जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके से पार्टीज बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड किया। आप कई बार धर्म के आधार पर देश को बांटने की बात करते हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप हमेशा मुस्लिम्स की लीडरशिप रही है, एक परिवार की है। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमार अब्दुल्ला, ये तीनों मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के को आगे लेकर जाने में इनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। और इस बात में भी बहुत बड़ा योगदान है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो आप धर्म के आधार पर ये कैसे कह सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर धर्म जो है वो किसी दूसरी कंट्री के लिए है? ऐसा नहीं है। तो रीजनल एस्पिरेशंस में हमारे पास पंजाब की एग्जांपल है, नॉर्थ ईस्ट की एग्जांपल है, जम्मू कश्मीर की एग्जांपल्स हैं, जहां पर डेमोक्रेटिक नेगोशिएशंस रादर देन सप्रेशन ने उन एरियाज को हमारे भारत के साथ मिलाकर रखा, कदम से कदम चलाकर रखा, और वो हमारे देश का अभिन्न अंग बने हुए हैं। गवर्नमेंट सॉ बिगर प्रॉब्लम्स रादर देन टेकिंग इट एज लॉ एंड ऑर्डर इशू। ये भारत सरकार की भले मानसी है, मतलब भारत सरकार की बोनाफाइडी है, अच्छी नीयत है, समझदारी है, पॉलिटिकल मेच्योरिटी है। किस चीज में? कि भारत की सरकार ने थोड़ा समय तो भारत की सरकार जो है वो टेंशन में रही, उसने चीजों को गलत एंगल से लिया, बट थोड़े टाइम के बाद भारत की सरकार को ये समझ में आ गया कि ये जो रीजनल एस्पिरेशंस है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है और इसका निवारण भी बड़े तरीके से होना चाहिए। और उन्होंने बड़े बड़े अकॉर्ड्स साइन किए, सेटलमेंट्स किए और इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला। रिकंसिलिएशंस हुआ भारत के अंदर, जिसकी वजह से टेंशन्स कम हुए। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे देश में मणिपुर। जहां मणिपुर अलग कंट्री की डिमांड कर रहा था, वहां आज सॉरी जहां मिजोरम एक अलग कंट्री की डिमांड कर रहा था, वहीं आज मिजोरम भारत का अभिन्न अंग है। ऐसी तमाम तरह की डिमांड्स वहां से खत्म हो चुकी है। बहुत अच्छी पॉलिटिक्स वहां चल रही है और वो स्टेट एजुकेशनली, हेल्थ वाइज, पॉलिटिकली तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे देश में मिजोरम का। तीसरा लेसन हमने क्या लर्न किया? पावर शेयरिंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। ऐसे ग्रुप्स, ऐसी कम्युनिटीज, ऐसी रीजनल इश्यूज से निकलने वाली ऑर्गेनाइजेशंस, उनके साथ पावर को शेयर करो, उनको भी ताकत दो।
आपने ये किया भी है। बोडोज के अंदर, कार्बीज के अंदर, डिमासाज के अंदर आपने ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनाई हैं, आपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई हैं, आपने इनको ताकत दी, आपने धारा 370 बनाई, आपने धारा आर्टिकल 371 बनाया। आर्टिकल 371 में कितनी ही स्टेट्स भारत के इंक्लूडेड हैं जिनको आपने स्पेशल पावर्स दी हैं, जिनको आपने बाकी की स्टेट्स से अलग अलग तरीके के अलग अलग पावर्स दी हैं। आपने महाराष्ट्र को अलग पावर दी है, गुजरात को अलग पावर दी है, नागालैंड को अलग पावर दी है। आपने कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए आर्टिकल 370 के अंदर उनको बिल्कुल ही अलग तरीके की पावर्स दी थी ताकि वो भारत में मिले रहें। तो इस तरीके से आपने पावर शेयरिंग किया। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट केवल पावर को ग्रैब करके रखेगी तो आप रीजनल एस्पिरेशंस को मीट नहीं कर पाएंगे। ग्रुप्स एंड पार्टीज टू बी गिवन शेयर इन पावर एट स्टेट लेवल। स्टेट के आधार पर स्टेट के अंदर इन लोगों को पावर देने की जरूरत है। रीजन शुड बी मेड टू अंडरस्टैंड द डेस्टिनी ऑफ नेशन एट लार्ज। और इन ग्रुप्स को जब आप पावर दे रहे हैं तो हमेशा याद रखिए, अथॉरिटी कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब आप उनको पावर दें तो उनको समझाएं कि देखो तुमको पावर दे रहे हैं बट हमारे देश के ऊपर खतरा नहीं आना चाहिए। और ये भी देखा गया है कि अगर आप उनको बहुत प्यार से उनको ये समझाएंगे कि देखो हम तुम्हारे साथ पावर शेयर कर रहे हैं बट कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश को इसका कोई नुकसान उठाना पड़े। मिजोरम के अंदर हमने चीफ मिनिस्टर बनाया लाल डेंगा को, जो अलग कंट्री बनाने की डिमांड कर रहा था। तो हमने जब उनको पावर दी तो उनको साथ में समझाया कि देखो यार, डेमोक्रेसी है, तुमको सीएम बना रहे हैं तो ये भी देखना कि देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। और उन्होंने देश का नुकसान नहीं होने दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमने फारूक अब्दुल्ला को सीएम बनाया तो फारूक अब्दुल्ला हमसे दूर नहीं गए, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को बरगलाया नहीं, वो आज भी भारत का हिस्सा है। जब हमने कुछ ऐसे ग्रुप्स को स्टेट्स के अंदर ऐसे ग्रुप्स को पावर दी तो हमने उनसे जब बात की कि आप भारत को तोड़ेंगे तो नहीं, तो उन्होंने रिस्पांस जो दिया वो अच्छा था। रिस्पांस ये था कि नहीं, आपने पावर दी, आपने पावर टू द पीपल दिया, तो हम लोग आपको निराश नहीं करेंगे, हम भारत को तोड़कर नहीं जाएंगे। ऑल्सो देयर कॉन्ट्रीब्यूशन शुड बी सॉट इन नेशनल लेवल डिसीजन मेकिंग। और ऐसा नहीं है कि आप उनको केवल पावर्स दे रहे हैं, आप उनकी बातों को नेशनल लेवल पर लेकर आए, डिसीजन मेकिंग के अंदर उनको इन्वॉल्व करें ताकि उनको भी इनजस्टिस और एलिनेशन की फीलिंग ना हो। उन्हें ये फीलिंग ना हो कि कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है, उन्हें ये फीलिंग ना हो कि बाकी की जो एरियाज हैं वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग पिछड़ रहे हैं। तो पावर शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। फिर चौथा लेसन हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने यह सीखा कि रीजनल इम्बैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स टू द फीलिंग ऑफ रीजनल डिस्क्रिमिनेशन। एक समस्या भारत में रही है, डेवलपमेंट की एक समस्या है। डेवलपमेंट की समस्या यह है कि हर जगह का डेवलपमेंट इकट्ठे नहीं होता। जैसे एक क्लास में टीचर तो एक ही होता है, लेकिन कोई बच्चा जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है और कोई बच्चा पढ़ाई में थोड़ा सा पिछड़ जाता है। वैसे ही भारत जब तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट के रास्ते पर बढ़ रहा है, तो बिहार जैसे कुछ स्टेट्स, मैं नाम ले रहा हूं बिहार का, जीडीपी के हिसाब से, बिहार जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से, बिहार जैसे कुछ स्टेट्स, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल जैसी कुछ स्टेट्स जहां पर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में नीचे हैं, वहीं कुछ स्टेट्स इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में ज्यादा हैं, अच्छी हैं, जिस वजह से जो फीलिंग ऑफ एलिनिएशन है वो ऐसी स्टेट्स में आती हैं जिनके लोग पिछड़ रहे हैं। उनको हमेशा ये अंदर से डिमांड रहती है, उनकी रीजनल एस्पिरेशंस दूसरे लोगों की रीजनल एस्पिरेशन से कई गुना ज्यादा होती हैं। उनको ये लगता है कि वो बैकवर्ड हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो यूनाइटेड के नाम से, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएई, यूके, ये कौन कौन से कंट्रीज है जहां पर कुछ एरियाज ने मिलकर एक देश बनाया। ये लोग आपस में इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि यहां पर इन कंट्रीज में बहुत पैसा है, बहुत डेवलपमेंट के हिसाब से ये कंट्रीज बहुत आगे हैं। तो जहां डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, समान रूप से बढ़ रहा हो, वहां पर यूनिटी जो है आ ही जाती है। लेकिन यूनिटी के अगेंस्ट पॉवर्टी काम करती है। पॉवर्टी जब आती है, प्रॉब्लम्स जब आती हैं, इश्यूज जब आते हैं, स्कैर्सिटी जब आती है, तब क्या होता है? तब ये जो
यूनिटी का ढांचा है ये बिगड़ने लगता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जब आप डेवलपमेंट करें, जब सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट करे, तो वो रीजन्स को भी अपने साथ लेकर चले। रीजनल इम्बैलेंसेस इज अ फैक्ट ऑफ डेवलपमेंटल जर्नी। ये फैक्ट है कि जब भी डेवलपमेंट होगा तो रीजनल इम्बैलेंसेस जरूर होंगे। कुछ एरियाज तेजी से आगे बढ़ेंगे और कुछ पिछड़ जाएंगे। बैकवर्ड स्टेट्स और एरियाज फील एलिनेटेड अगेंस्ट द सेंटर, जिसकी वजह से जो बैकवर्ड स्टेट्स हो जाती हैं वो थोड़ा सा सेंटर से उखड़नी शुरू हो जाती हैं, प्रॉब्लम में आ जाती हैं। ऑल्सो मे लीड टू इंटर रीजनल माइग्रेशन। इस वजह से बहुत सारी इंटर रीजनल माइग्रेशंस होती हैं। एक जगह से लोग अपना देश, अपना प्रदेश छोड़कर दूसरी जगह जाना शुरू करते हैं। माइग्रेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। बहुत सारे यूपी के लोग, बहुत सारे वेस्ट बंगाल के लोग, वो बहुत सारे उड़ीसा, बिहार के लोग आपको पंजाब में, महाराष्ट्र में, गुजरात के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्किंग्स के अंदर, दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्किंग के अंदर आपको दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि रीजनल माइग्रेशन हो रहा है। किस वजह से? क्योंकि इकोनॉमिक इम्बैलेंस है भारत में। इकोनॉमिक इम्बैलेंस डेवलपमेंटल जर्नी के दौरान आखिर हो ही जाता है। और फाइनली हम जो, हमारे लिए जो पढ़ने वाली बात है, जो हमने सीखा, वो ये है कि ऑल दीज केसेस मेक अस अप्रिशिएट द फार साइटेडनेस ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं इस बात में धन्यवाद देता हूं अंग्रेजों का भी। एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में जो बनाई गई थी, इसमें अंग्रेजों का योगदान था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने में अपनी घटिया राजनीति नहीं करी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोगों की बहुत समझदारी से बनी, जिसने हमारे देश का संविधान लिखा। हम लोग अंबेडकर साहब के बारे में बात करते हैं कि संविधान अंबेडकर जी ने लिखा। ये बात सच है, लेकिन अंबेडकर जी अपनी मर्जी से कुछ ना लिख पाए। अगर लिख पाते तो शायद अंबेडकर जी भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर सकते थे। अंबेडकर जी लिखकर लाते थे और सदन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इसके ऊपर खूब चर्चा हुआ करती थी। उस चर्चा के रिजल्ट के बाद जो लिखा जाता था वो गोल्डन वर्ड्स होते थे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा जाने वाला एक एक शब्द जो है वो उसमें फ्रीडम फाइटर्स का, रीजनल लेवल के फ्रीडम फाइटर्स का एक्सपीरियंस, उनका खून, उनका पसीना मिला हुआ है, जिस वजह से हमारे पास इतना ताकतवर कॉन्स्टिट्यूशन है जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाने में सफल है। कई बाद के राजनेता ऐसे आए जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश की। अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये जो फैब्रिकेशन है ये बर्बाद हो जाएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ध्यान से, बड़ी समझदारी से लिखा हुआ है। थैंक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ इंडिया, थैंक्स टू अंबेडकर, थैंक्स टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, थैंक्स टू द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी वजह से इतना फार साइटेड कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को मिला जितना पूरी दुनिया में और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हम लोगों ने फेडरल सिस्टम अडॉप्ट करा, मतलब हमने सेंटर और स्टेट्स तो बनाई। ये चीज तो हम लोगों ने देखी, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, यूएस में है, ये तो बनाई। लेकिन क्या किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में धारा 370 भी है? ये तो हमारी अपनी इनोवेशन है। और देखो धारा 370 का हम लोगों को ये भी फायदा हुआ, जम्मू कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग है। अब जब हमें लगा कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी वहां आ चुकी है, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब धारा 370 की जरूरत नहीं है और धारा 370 को हटा दिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज चाहे कितना भी विरोध करें, क्या जनता सड़क पर उतरी? क्या जनता को यह फील हुआ कि धारा 370 हटाना गलत था? शायद इस बारे में मतभेद हो सकता है, बट ये समझा जा सकता है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है और कहीं ना कहीं धारा 370 के बेनिफिट्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। उसके बाद छठा शेड्यूल, ये भी तो एक यूनिक चीज है। एक यूनिक चीज है हमारे यहाँ का छठा शेड्यूल, जो ट्राइबल कम्युनिटीज तक को आइडेंटिफाई करता है, जहां पूरी दुनिया के अंदर ट्राइबल कम्युनिटीज को दरकिनार किया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि अगर डेवलप होना है तो मेन स्ट्रीम में आना पड़ेगा। हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट ये मानती है कि तुम ट्राइबल हो, अपनी जगह पे खुश हो, जगह पे खुश रहो, अपने कल्चर्स को प्रमोट करो, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करो
और मुझसे क्या चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, स्कूल्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं सेंटर से आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन मैं आपके कल्चर में, आपकी ट्रेडिशंस में, आपकी जीने के तरीके के अंदर मैं कोई चेंज नहीं लाऊंगा। आप अगर अपनी जिंदगी से खुश हो तो मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके से रहो। ये 6th शेड्यूल है हमारे देश का, जिसके अंदर बहुत सारे इलाके उसमें लिखे हुए हैं और उनको क्या क्या राइट्स दिए हुए हैं, ये 6th शेड्यूल के अंदर एनश्राइंड है। 6th शेड्यूल ने नॉर्थ ईस्ट का बहुत भला किया है, बहुत सारी कम्युनिटीज को जीवन दान दिया है। आज वो नॉर्थ ईस्ट हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यकीन मानिए, हम लोगों ने बात की थी पिछले वीडियो में, नॉर्थ ईस्ट 22 किलोमीटर के स्ट्रेच से भारत से जुड़ा हुआ है। बाकी वो चारों तरफ से कहीं चाइना से घिरा हुआ है, कहीं म्यांमार से घिरा हुआ है, कहीं बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक थ्रेट है नॉर्थ ईस्ट का कि कहीं ये जो कंट्रीज हैं कहीं ये नुकसान ना पहुंचाएं। पहुंचा के तो देखें, क्या बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी को संभाल पाएगा? क्या म्यांमार, जहां पर एक कम्युनिटी दूसरी है, उसको वो रख नहीं पाते, क्या वो संभाल पाएंगे? क्या चाइना संभाल पाएगा हमारे नॉर्थ ईस्ट को? ये अगर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। को साथ लेकर कोई चल सकता है तो वो केवल एक ही कंट्री है, वो है भारत, वो है इंडिया। क्योंकि भारत के पास इतना ताकतवर कॉन्स्टिट्यूशन है, बांग्लादेश के पास नहीं है, म्यांमार के पास नहीं है, चाइना के पास नहीं है, भूटान के पास नहीं है, नेपाल के पास नहीं है। इनके कॉन्स्टिट्यूशंस जो बने हुए हैं वो उसकी मानसिकता ठीक नहीं है, वो उसी मानसिकता से प्रभावित हैं जिसके अगेंस्ट में ये चैप्टर इंक्लूडेड किया है आपकी बुक्स के अंदर। मैं समझता हूं इनमें से किसी भी देश में रीजनल एस्पिरेशंस नाम के चैप्टर को उनकी पॉलिटिकल साइंस की बुक में इतने ओपन तरीके से इंप्लीमेंट करने की हिम्मत वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट्स में हो ही नहीं सकती। ये एक इशू है। तो 6th शेड्यूल जो है वो ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है कस्टमरी लॉज को, और रिजॉल्व किया है उसने नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इन इंडिया इज मच मोर एकोमोडेटिव एंड फ्लेक्सिबल। हमारे देश का जो संविधान है इस मामले में रीजनल एस्पिरेशंस को इंक्लूड करने के मामले में हमारा जो संविधान है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और एकोमोडेटिव है। तो इसीलिए रीजनल एस्पिरेशंस हमारे यहाँ पर सेपरेटिज्म को कोई बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं कर पाती हैं। पॉलिटिक्स इन इंडिया एक्सेप्टेड रीजनल एस्पिरेशंस एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है रीजनल एस्पिरेशंस को, कोई बात नहीं। जब डेमोक्रेसी को आप निर्धारित करते हो, लेकर आते हो, डेमोक्रेसी को कहा जाता है सनलाइट। सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। तो जब आप सनलाइट को लेकर आते हो, जब आप डेमोक्रेसी को इंश्राइन करते हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने देश के अंदर, तो रीजनल एस्पिरेशंस आती हैं। रीजनल एस्पिरेशंस बहुत अच्छी चीज है, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस बहुत अच्छी चीज है। जब भगवान ने अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लोग बनाए हैं तो हम उनको एक धागे में कैसे पिरो के रख सकते हैं? क्या जब आप सी बीच पर जाते हो, शेल्स इकट्ठे करते हो, तो सारे शेल्स एक तरह के होते हैं? नहीं, सारे ही अलग अलग होते हैं। क्या नेचर के अंदर दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स मैच करते हैं? 800 बिलियन की जनता है इस दुनिया में, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, सबका डीएनए अलग अलग है, सबकी थॉट प्रोसेस अलग अलग है। जब भगवान ने इतनी डाइवर्सिटी बनाई है तो हम लोग यूनिवर्सल यूनिटी ऑफ कल्चर की क्यों डिमांड करें? तो भारत की जो डेमोक्रेसी है वो इस बात को प्रमोट करती है कि रीजनल एस्पिरेशंस यहाँ पर रहें। कार्टून्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग, जो हमारी बातें हमने की उसको इलेबोरेट करने के लिए बड़ी अच्छी बात है। ये बेचारा बड़ा कंफ्यूज्ड है, बोलता है कॉम्युनलिज्म पढ़ा था, समझ में आया था, बड़ा गलत है। कास्टिज्म पढ़ा, समझ में आया, बड़ा गलत है। रीजनलिज्म के बारे में सोचा था कि अगर ये गलत है, ये गलत है, तो ये भी गलत होगा। लेकिन पूरा चैप्टर समझ के आया, समझ के पता चला रीजनलिज्म गलत नहीं है, रीजनलिज्म हो सकता है, कास्टिज्म नहीं हो सकती। कम्युनलिज्म, धर्म के आधार पर बंटवारा मंजूर नहीं है, लेकिन रीजन के आधार पर बंटवारा हो सकता है। इसको लेकिन नेशनल यूनिटी के बीच में बाधा नहीं होना चाहिए।
नेशनल यूनिटी इससे खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पर राजीव गांधी के बारे में थोड़ा सा बता रखा है। रीजनल एस्पिरेशंस की बात हो, राजीव गांधी का जिक्र ना हो ऐसा होना मुश्किल है। 1985 से लेकर 1990 के बीच में बहुत सारे स्टेट्स के बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाले गए। उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में एक नाम राजीव गांधी का आता है। 1980 के अंदर ये राजनीति के अंदर आए थे। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। शुरुआत में ही पहले ही दिन इन्होंने कुछ एक गलतियां कर दी थी। गलतियां क्या, गुनाह किए थे। कुर्सी पर बैठते ही इन्होंने कुछ गड़बड़ियां कर दी थी या इनको कई लोगों ने भड़का दिया था, इनसे प्रॉब्लम्स हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे इनको राजनीति की समझ आई। जब इनको राजनीति की समझ आई तो ये देश को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर गए। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी साइंस के रास्ते पर देश को और आगे बढ़ाया। श्रीलंका के अंदर एलटीटीई की समस्या थी, उसका सुलझाने में इनका योगदान था, इन्होंने कोशिश करी। मिजोरम के साथ अकॉर्ड साइन किया। जम्मू कश्मीर के अंदर भी पॉजिटिव फ्रेमवर्क लेकर आए। पंजाब के अंदर भी अकॉर्ड साइन किए और भी कई जगह पर असम के अंदर स्टूडेंट्स के साथ इन्होंने अकॉर्ड साइन किया। तो राजीव गांधी देश को प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में लेकर जा रहे थे। बहुत यंग थे, इनकी हत्या हो जाती है। इल्जाम एलटीटीई पर लगता है। तमिल का एक ग्रुप था जो इनकी इंटरफेरेंस से, श्रीलंका में इनकी इंटरफेरेंस से जो बहुत ज्यादा खुश नहीं था, उन्होंने इनकी हत्या की। ऐसा माना जाता है कि अगर राजीव गांधी और कुछ वर्ष जीवित रहते तो शायद भारत को बहुत आगे लेकर जा सकते थे, क्योंकि इनकी विचारधारा बहुत ज्यादा मॉडर्न थी। और फिर बात आती है एक बात गोवा के लिबरेशन की। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया 200 साल तक। अंग्रेज लोगों ने फॉलो किया था वास्को डी गामा, सबसे पहले भारत में आया था सी रूट के थ्रू वास्को डी गामा। द पोर्चुगीज वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया। दे केम टू इंडिया इन 1498 1498 के अंदर वास्को डी गामा भारत आया। पुर्तगालियों ने भारत को कब्जा करने की कोशिश की, अंग्रेजों के हाथ से मार खाई और फिर केवल 2-3 मार खाई और फिर उसके बाद अलायंसेस बनाए और फिर एक सेटलमेंट हुआ अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में। पुर्तगाली गोवा, दमन एंड दीव पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया और वो वहां पर जमकर बैठ गए और उन्होंने वहां अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश कर लिया। 1947 में भारत आजाद हुआ। जब भारत आजाद हुआ तो नेहरू ने पुर्तगाल को कहा कि भाई तुम भी जाओ। लेकिन पुर्तगाल 1950s के दौर में पुर्तगाल ने क्या कहना शुरू किया, बोले हम तो यहीं रहेंगे, ये हमारी ओवरसीज टेरिटरी है, हम गोवा, दमन एंड दीव छोड़कर नहीं जाएंगे। वैसे भी गोवा चीज ही ऐसी है, कोई एक बार चला जाता है उसका वापस आने का मन ही नहीं करता। पुर्तगालियों का भी जाने का मन नहीं करता था। तो लेकिन नेहरू जी भी थोड़ा नाराज हो गए कि भाई तुम गोवा से तो तुमको जाना पड़ेगा, गोवा तो हमको भी उतना ही पसंद है जितना तुमको पसंद है। तो फाइनली गोवा के अंदर नेहरू जी ने अपनी आर्मी भेजी और फिर पुर्तगाली वहां से भाग खड़े हुए। पोर्चुगीज, पुर्तगाली जब वहां पर थे उनके खिलाफ लोगों की एस्पिरेशंस बढ़नी शुरू हुई थी। लोगों की एस्पिरेशंस इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि पोर्चुगल का ये कहना था, पुर्तगालियों का ये कहना था कि तुम लोग पिछड़े हुए हो, तुम लोग बैकवर्ड हो। वो गोवा के लोगों को सप्रेस करते थे, पुर्तगालियों ने, पोर्चुगीज ने उनको सप्रेस करना शुरू किया, उनको डिनाई किया सिविल राइट्स से। जो राइट्स वो अपने लोगों को पुर्तगाल में दे रहे थे वो राइट्स उन्होंने गोवा के लोगों को नहीं दिए। और बहुत ज्यादा फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन्स थी, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। ये बहुत गलत चीजें उन्होंने की, जिसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉपुलर मूवमेंट खड़ा हुआ गोवा के अंदर अपनी फ्रीडम के लिए। सोशलिस्ट सत्याग्रही आए महाराष्ट्र से और दिसंबर 1961 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी भेजी और हमने गोवा, दीव और दमन को फ्री करवाया और हमने इनको यूनियन टेरिटरी बनाया। गोवा को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया, दमन एंड दीव को हम लोगों ने अलग यूनियन टेरिटरी बनाया। उसके बाद फिर एक कॉम्प्लिकेशंस आ गई। कॉम्प्लिकेशन ये थी कि ये जो महाराष्ट्र से लोग आए थे इन्होंने एक पार्टी बनाई एमजीपी। और क्योंकि गोवा बहुत छोटा है
तो इन लोगों का ये कहना था कि गोवा को महाराष्ट्र के साथ मर्ज कर देना चाहिए। गोवा बहुत छोटा है, इतना छोटा यूनियन टेरिटरी रख के क्या करोगे, इसको महाराष्ट्र के साथ मर्ज कर देना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गोवा के नेटिव लोग थे, वो कहते थे गोवा की आइडेंटिटी महाराष्ट्र की आइडेंटिटी से बहुत डिफरेंट है, हम कोंकणी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं और हम गोवा में ही रहना चाहते हैं और गोवा को ही हम लोग स्टेट रखना चाहते हैं। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी, ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी भारत सरकार इससे पहले भी देख चुकी थी। तो भारत सरकार ने क्या किया, एक ओपिनियन पोल करवाया, पब्लिक पोल करवाया, जिसको रेफरेंडम कहा जाता है। इस तरह की चीजों में जब लोगों से उनकी राय पूछी जाती है उसको बोला जाता है रेफरेंडम। तो रेफरेंडम हुआ और मेजॉरिटी लोगों ने ये कहा कि हम लोग महाराष्ट्र के साथ नहीं मिलना चाहते हैं और हम लोग गोवा को कंटिन्यू करना चाहते हैं एज ए यूनियन टेरिटरी। तो गोवा जो है वो यूनियन टेरिटरी की फॉर्म में कंटिन्यू रहा और 1987 के अंदर 1987 के अंदर गोवा को एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया। आज गोवा बहुत तेजी से फ्लरिश कर रहा है, टूरिज्म के मामले में बहुत आगे है। वहां पर स्टील की शिप बिल्डिंग की फैक्ट्रियां हैं। गोवा तेजी से तरक्की कर रहा है, छोटा सा स्टेट है, टूरिज्म के लिए जाना जाता है। गोवा की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। गोवा की कहानी से भी हमें रीजनल एस्पिरेशंस का पता चलता है कि हाँ, रीजनल एस्पिरेशंस कितनी जरूरी चीज है। तो आज गोवा एक बहुत ही फ्लरिशिंग स्टेट बन चुका है। उसका नेशनल इनकम के अंदर कंट्रीब्यूशन अच्छा है, टूरिज्म में अच्छा कंट्रीब्यूशन है, एंड वी आर वेरी प्राउड टू हैव अ स्टेट लाइक गोवा, जहां पर बहुत सारे विदेशी लोग भी हर साल आते हैं। और वहां पर ऐसी बात नहीं है, पुर्तगाली कल्चर भी वहां पर अभी तक सहेज कर रखा हुआ है। जो क्रिश्चियंस कन्वर्ट हो चुके हैं वो अपने रिलीजियस को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। भारत सरकार ने उनको भी दोबारा से कभी कन्वर्ट होने के लिए फोर्स नहीं किया है। हमारे देश की सरकार रीजनल एस्पिरेशंस का सम्मान करती है। यही इस चैप्टर की थ्योरी थी और इसमें इंक्लूडेड था और यही मॉरल ऑफ द स्टोरी है। एंड यू शुड बी प्राउड एज अ स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट्स यू शुड ऑलवेज बी प्राउड अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि हमारा देश है जिसने इतनी गट्स दिखाई, हमारी सरकारों ने इतनी गट्स दिखाई कि रीजनल एस्पिरेशंस को इंक्लूड किया बुक के अंदर और सारी की सारी बातें खोल के आपके सामने रख दी। आप भी अगर फ्यूचर में कभी राजनीति में आए, पॉलिटिक्स में आए, तो इन चीजों का ध्यान रखना कि अगर कोई अपनी डिमांड लेकर आपके पास आएगा तो आपने ये नहीं समझना है कि ये आदमी गलत नीयत से आया है। आप उसकी पूरी बात समझेंगे, उसकी पूरी बात सुनेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या ये आदमी सही है या गलत है। जरूरी नहीं है कि वो आदमी हमेशा गलत हो सकता है गलत आप हो, आपकी सोच हो, आपकी बायसनेस हो। इसीलिए आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि भारत की जो ताकत है उसकी रीजनल एस्पिरेशंस और उसकी रिस्पेक्ट में है। तो ये था हमारा चैप्टर रीजनल एस्पिरेशंस का, बहुत लंबा चैप्टर था, कई वीडियोस हमें इसके बारे में बनाने पड़े। आई होप कि आपको ये लेक्चर, ये वीडियो, ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे नए चैप्टर के साथ और कोशिश करेंगे उसको ध्यान से समझने की, ऐसे जैसे हमने इस चैप्टर को समझा। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।